नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लर्न विथ डेक्स में। दोस्तों आज के वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 12 साइंस स्ट्रीम अक्टूबर मंथ की यूनिट टेस्ट नंबर 4 इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज के पेपर को। सब्जेक्ट कोड यहाँ पे हमें दिया हुआ है 006, मीडियम है इंग्लिश, यानी कि 12th इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स जो कि साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं उनका ये पेपर सॉल्यूशन है। 12th जनरल स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए हमने ऑलरेडी पेपर सॉल्यूशन बनाया हुआ है जो कि आप ऊपर दिए हुए आई बटन की मदद से देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज बात की जाए यहाँ पे यूनिट टेस्ट नंबर 4 स्टैंडर्ड 12 साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के इंग्लिश की पेपर सॉल्यूशन की। यहाँ पर पेपर सॉल्यूशन स्टार्ट करें उससे पहले कुछ चीजें हैं, जरा वो देख लेते हैं। टोटल मार्क्स यहाँ पे अलॉट किए हुए हैं 25 और यहाँ टाइम हमें दिया हुआ है 1 आवर का। दो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, जिसमें पहला इंस्ट्रक्शन है कि यहाँ पे 3 सेक्शंस दिए हुए हैं इस पेपर के अंदर और क्वेश्चन नंबर 1 to 21 जो है वो कंपलसरी हमें इनके आंसर्स देने ही होंगे। और हर एक क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, सीक्वेंस मेंटेन करना है, यानी कि अगर आप क्वेश्चन 3 पहले लिखते हो तो उसके बाद आपको क्वेश्चन 4 ही लिखना है। क्वेश्चन 3 के बाद आप डायरेक्टली क्वेश्चन 6 या 7 नहीं लिख सकते हो। अच्छा, इसके अलावा हमेशा की तरह एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सॉल्यूशन आप तक पहुंचाने का मेरा इंटेंशन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप आपके पूरे पेपर को कॉपी करें, बल्कि मेरा मेन इंटेंशन ये है कि ऐसे सारे बच्चे जो कि ऑनलाइन लेक्चर्स नहीं अटेंड कर पाए हैं उन्हें एक हेल्प मिल जाए, और ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने आंसर्स लिख लिए हैं या फिर लिखना चाहते हैं और उसके बाद उनके आंसर्स को वेरीफाई करना चाहते हैं यहाँ पे, तो वो कर सकते हैं। तो इसी इंटेंशन से यहाँ पे जो पेपर सॉल्यूशन है ये मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। चलिए फ्रेंड्स, बात की जाए यहाँ पे सबसे पहले सेक्शन ए की। तो सेक्शन ए के अंदर यहाँ पे सबसे पहले हमें कहा गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट, चूज द करेक्ट आंसर्स, ईच ऑफ 1 मार्क्स। टोटल 4 मार्क्स का यहाँ पे है फ्रेंड्स। यहाँ पे हमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इस पैराग्राफ को रीड करना है और इसके ऊपर से इसके जो आंसर्स है वो आंसर्स हमें लिखने हैं। टाइम हमारे पास बहुत कम है तो डायरेक्टली जो आंसर्स है वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, द नैरेटर्स एक्सपीरियंस इन द पूल वाज नियरली डैश। अच्छा, यहां अगर मैं आपको पैराग्राफ में बताऊं तो पैराग्राफ में दिया हुआ है कि सर्टेन ऑफ लाइफ फेल यानी ये क्या, तो जानलेवा, और जानलेवा के लिए जो सिनोनियम है फ्रेंड्स वो आता है फैटल। तो यहां फर्स्ट के अंदर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फैटल। देन द चाप दैट थ्रू मी in was saying but I was only fooling, it means that, यानी but I was only feeling जो है इसका मतलब क्या होता है। अच्छा, चाप क्या यानी, चाप यानी फ्रेंड्स वो जो लड़का था यहाँ पे जिन्होंने डॉगल्स को उस स्विमिंग पूल के अंदर फेंक दिया था वो। तो यहाँ इनके लिए हम प्रॉपर जो आंसर है वो करेंगे चूज ऑप्शन नंबर सी, द चाप वॉज नॉट सीरियस अबाउट हिज एक्ट बट आई वॉज ओनली फूलिंग। जो है उसका मतलब ये होता है कि जो लड़का था वो उसके काम के लिए, यानी उसने जो डॉगल्स को फेंका था उस बारे में वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं था, वो फन मूड में था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, द नैरेटर एक्सपीरियंस डैश फॉर डेज। नैरेटर जो है हमारे डॉगल्स, उनको कुछ टाइम के लिए कैसा एक्सपीरियंस रहा, कुछ दिनों के लिए कैसा एक्सपीरियंस रहा, तो इसके लिए प्रॉपर जो आंसर आएगा वो आएगा आंसर नंबर डी, रिकरिंग फियर, यानी बार बार उन्हें क्या हुआ करता था, बार बार उन्हें डर लगा करता था। देन क्वेश्चन नंबर 4, द नैरेटर अवॉइडेड डैश व्हेनेवर ही कुड। नैरेटर क्या अवॉइड करते थे, तो वो अवॉइड करते थे बीइंग नियर वाटर, पानी के नजदीक जाना ज्यादा से ज्यादा वो अवॉइड करते हैं। एक अगर नजरिए से हम देखें तो हमें ऐसा लगता है कि गोइंग टू द पूल, वो पूल में जाना अवॉइड करते थे, लेकिन फ्रेंड्स वो तो 2 नंबर की बात हो गई। यहां हमें पैराग्राफ में जो दिया गया है वो ऐसा है कि आई फियर्ड वाटर, आई अवॉइडेड whenever I could, कि जब भी मैं पानी देखता तभी मैं उसे क्या करता, तो अवॉइड करता। सो यहां पे ये थे क्वेश्चन नंबर 1 to 4। चलिए अब बात की जाए यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो यहां दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 and 6, जिसके अंदर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 4 to 5 सेंटेंसेस ईच हमें दिया हुआ है और हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स है, यानी कि यहां डिटेल में हमें इसके आंसर देने पड़ेंगे। तो चलिए लेके चलता हूं मैं यहां पे आपको इसके आंसर्स की तरफ, जहां इसके क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स यहां पर है क्वेश्चन नंबर 5, रूजवेल्ट सेड ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, जस्टिफाई द यूज ऑफ द क्वाटेशन बाय विलियम डॉगल्स इन डीप वाटर। विलियम डॉगल्स जो है उन्होंने क्या कहा था कि ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, अगर हम लोग डरते हैं तो वो हमारा डर ही है। ये जो उनका क्वाटेशन है उसे क्या करना है, हमें जस्टिफाई करना है। तो उसके लिए जो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर है वो आंसर मैंने दे दिया है कि द ऑथर विलियम डॉगल्स व्हेन एट लास्ट गेट रीड ऑफ हिज फियर ऑफ वाटर ही रिमेंबर्स द वर्ड्स सेड बाय रूजवेल्ट दैट देयर इज अ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ मींस, क्या मतलब होता है इसका, कि वी एक्चुअली फियर इन आवर हार्ट, हमारे दिल के अंदर क्या होता है, एक
एक डर होता है। इफ वी आर डिटरमाइन वी कैन ओवरकम द फियर, अगर हम मान ले, हम ठान ले कि हम इसके काबू कर सकते हैं, इसे ओवरकम कर सकते हैं, तो पक्का हम उस डर को हटा सकते हैं। इफ देयर इज नो फियर इन आवर हार्ट और माइंड देन देयर वुड बी नो फियर एट ऑल। अगर हमारे मन में और हमारे दिल में ही डर नहीं होगा तो हम पक्का इस डर पे काबू पा सकते हैं। सो ये था यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 एंड उसका आंसर। देन बात की जाए क्वेश्चन नंबर 6 की। Why was Adla Wilmanson happy to see the gift left by the peddler in the rat trap? So यहाँ पे फ्रेंड्स इसका यहाँ आंसर बनेगा, Adla showed great trust in him by letting him stay at their manor on the Christmas evening. But the news about the robbery had left her dejected, so she was overjoyed when she reached home to find the package and the letter left by the peddler. This gesture of appreciation from the peddler made her हैप्पी। सो यहां पे ये हुआ क्वेश्चन नंबर 6 और उसका आंसर। तो अब बात की जाए यहां पे क्वेश्चन नंबर 7 की। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 पे फ्रेंड्स हम आगे बढ़े उसके पहले एक छोटी सी आप सभी से गुजारिश है कि आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में आए हुए बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही सारी पेपर सॉल्यूशंस की इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ हमारे चैनल पे ग्रामर की वीडियोस भी मिलती रहेंगी। और हाँ, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक तो जरूर से कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए अब बात की जाए क्वेश्चन नंबर 7 की। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 जो है यहाँ पे इसके लिए है सेक्शन बी, और सेक्शन बी में कहा गया है रीड द फॉलोइंग स्टांजा एंड द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट, चूज द करेक्ट आंसर। हमें एक पोएम का जो स्टांजा है वो पढ़ना है और 4 मार्क्स का यहाँ पे एक क्वेश्चन है और इसके आंसर हमें देने हैं। अगेन मैं डायरेक्टली जो आंसर है वो आपको सॉल्व करा देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हियर लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज मीन्स, क्या मतलब होता है इसका? तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, लेट्स ऑब्जर्व साइलेंस टू एक्सपीरियंस पीस। देन क्वेश्चन नंबर 8, हाउ हैज द पोएट डिस्क्राइब द मोमेंट विदाउट रेस्टलेसनेस एंड वरीज? तो ये आएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सोटिक। एक्सोटिक जो है फ्रेंड्स यहाँ पे ये हमें दिया हुआ है इसके अंदर, तो यहीं से हमने क्या किया है, इस आंसर को ले लिया है। अच्छा, यहां पे आएगा क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, एंड नॉट मूव आवर आर्म्स। फ्रेंड्स क्या कहा गया यहाँ पे, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? नॉट मूव। हम हमारी आर्म्स जो हैं उन्हें मूव नहीं कर सकते हैं बहुत ज्यादा, यानी ये कॉन्ट्रडिक्टरी बात हो रही है। जब भी कॉन्ट्रडिक्टरी बात होती है तो ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है? ये होती है एंटीथेसिस। देन क्वेश्चन नंबर 10, इन द लाइन वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस द पोएट टॉक्स अबाउट, तो यहां जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स। देन फ्रेंड्स बात की जाए यहां क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 की, तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 4 to 5 सेंटेंसेस ऑफ ईच। यहां पे हमें शायद एक जो पोएम है इसका आंसर हमें देना है डिटेल में, जिसमें कहा गया इन द पोएम कीपिंग क्वाइट व्हाट सिंबल फ्रॉम नेचर डज द पोएट इन्वोक टू से दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर apparent stillness। चलिए यहां इसका आंसर देखा जाए तो फ्रेंड्स यहां पे इसका आंसर बनेगा द पोएट डज नॉट वांट अस टू कंफ्यूज स्टिलनेस विद टोटल इनएक्टिविटी, देयर इज लाइफ अंडर apparent stillness. He quotes an example of the earth which is active round the clock. Thus the poet invokes the earth as living symbol to prove his point. When everything seems dead, the earth proves to be alive under apparent stillness. The nature remains at work, thus keeps the earth alive. ये हुआ यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन? तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 11। चलिए अब बात की जाए क्वेश्चन नंबर 12 की। सो क्वेश्चन नंबर 12 भी फ्रेंड्स क्वेश्चन पेपर में हमें दिया हुआ है, डायरेक्टली मैंने यहाँ क्वेश्चन लिया और उसका आंसर लिया हुआ है। सो क्वेश्चन नंबर 12 है देयर आर मोमेंट्स इन लाइफ व्हेन वी मस्ट मेक हार्ड चॉइसेस बिटवीन आवर रोल्स एज प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड एज सिटीजन्स विद अ सेंस ऑफ नेशनल लॉयल्टी। डिस्कस विथ रेफरेंस टू द स्टोरी द एनिमी। द एनिमी जो चैप्टर है फ्रेंड्स यहाँ पे उसके अंदर से क्वेश्चन लिया गया है, थोड़ा सा बड़ा है इसका आंसर लेकिन हमें लिखना तो पड़ेगा ही। तो आंसर यहाँ पे जो फ्रेंड्स है वो दिया हुआ है, लाइफ हैज मनी facets, we live it by maintaining a delicate balance between the various facets it offers to us as part of our existence as an individual in a society. Living for our own self, family, profession and country are just a few of them. However, at times it becomes difficult to maintain this balance and gets overpowered by the confusion and dullness. The story about Dr. Sadao Hana and the war prisoner exemplifies this. On finding a wounded war prisoner washed ashore, Dr. Sadao and Hana
are unable to decide what to do. They are confused whether they should have and tend the injured or leave him to die or inform the army. Eventually, Dr. Sadao strikes a balance by deciding to save him before handing him over to the army. He and his wife sympathetically tend him, but the pressure of secretly hiding a war prisoner in their home and going against the rule of the law subdue their sympathetic self. In a bid to get rid of this burden, Dr. Sadao reveals it to the general, who promises to get the prisoner killed through assassins, but Dr. Sadao, human side, again pops up asking him to plead with the voice of his soul, and he goes out of his way to help the enemy soldier flee to safety. फ्रेंड्स, थोड़ा सा बड़ा आंसर है, अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से आप कट करके भी लिख सकते हैं. मैंने जो प्रॉपर आंसर था वो आंसर यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया हुआ है, आगे आपकी चॉइस है. चलिए क्वेश्चन नंबर 11-12 खत्म हुआ. अब बात की जाए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 की. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 to 17 जो है वो दिया हुआ है सेक्शन सी के अंदर, और यहाँ पे हमें कहा गया है फिल इन द ब्लैंक्स 13 to 17 with an appropriate word. Write only the answers maintaining the proper sequence of question numbers. Each of 1 mark. टोटल 5 मार्क्स का यहाँ पे ये है, यानी जो भी ब्लैंक्स दी हुई है उसके अंदर प्रॉपर जो इसका आंसर है वो हमें पुट करना है. और यहाँ पे मैंने डायरेक्टली जो आंसर्स हैं वो आपके लिए लिख दिए हैं, जिसमें 13 नंबर की जो ब्लैंक है उसमें आएगा वेल ग्रूम्ड, 14 में आएगा प्लीज्ड, 15 में आएगा पकर्ड, 16 में आएगा फेलो, फर्नेस. तो ये हो गया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 to 17. देन लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर पेपर इज डू एज डायरेक्टेड, ईच ऑफ 1 मार्क्स. टोटल 4 मार्क्स है यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 18 to 21 यहाँ दिए हुए हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 18 है द प्लेस वॉज क्वाइट, मेक इट नेगेटिव. फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसे नेगेटिव बनाना है, लेकिन एक चीज हमें याद रखनी है कि जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कि जो हमारा सेंटेंस है उसका मीनिंग हमें बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है. तो क्या करेंगे यहाँ पे, द प्लेस वॉज क्वाइट जो है, नॉर्मली पर्सन क्या करते हैं यहाँ पे कि द प्लेस वॉज नॉट क्वाइट, तो फिर फ्रेंड्स क्या हुआ यहाँ पे, मीनिंग चेंज हो जाएगा. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम ऐसा कर देंगे द प्लेस वॉज क्वाइट, जगह जो है वो शांत है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ऐसा लिख सकते हैं द प्लेस वॉज नॉट लाउड. प्लेस जो है वो बहुत ज्यादा लाउड नहीं है, अगर लाउड नहीं है तो क्या होगा, पीस, यानी कि क्या होगा यहाँ पे, क्वाइट, क्वाइट यानी शांत होगा. देन 19 I jumped with everything I had, add a question tag. क्वेश्चन टैग लगाना है, बहुत ही आसान सा यहाँ पे. I jumped with everything I had. Jumped ed लगा हुआ है फ्रेंड्स, ed यानी कि पास्ट टेंस है, और जब पास्ट हो तो यहाँ क्या करना है, हमें डिड करना है. अच्छा, यहाँ एक और चीज रहेगी फ्रेंड्स, यहाँ पे ये डिड आई की जगह ऐसा होगा डिडंट. ठीक है, डिडंट, क्योंकि ये अगर एफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा. तो ईडी का हुआ हमारा डिड और नेगेटिव क्या, तो डिडंट. तो डिडंट और हमारा सब्जेक्ट है आई, तो ये हो जाएगा डिडंट आई एंड क्वेश्चन मार्क. ठीक है, अगेन आई जंप्ड विथ एवरीथिंग आई हैड, जिसका क्वेश्चन टैग बनेगा डिडंट आई. अच्छा, उसके बाद बात की जाए क्वेश्चन नंबर 20 की, तो क्वेश्चन नंबर 20 है ही वॉक्ड एंड वॉक्ड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, मेक इट इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव बनाना है, तो हम यहां लिख सकते हैं हाउ डिड ही वॉक एंड वॉक टू एंड ऑफ द वुड, कैसे चला, सो विदाउट कमिंग. Then question number 21. The blacksmiths glanced only casually and indifferently at the intruder. Change the voice. जहां पे इसका आंसर बनेगा द इंट्रूडर जो है ऑब्जेक्ट, उसको हम आगे लेके आ जाते हैं. ग्लैंस्ड दिया हुआ है, यानी यहां मैं वॉज लगाऊंगा, और ग्लैंस्ड की थर्ड फॉर्म होती है ग्लैंस्ड ही. ओनली कैजुअली है, उसे हमने ऐसे ही लिख दिया. कंजंक्शन हमने लगाया यहाँ पे एंड. इनडिफरेंटली जो था वो इनडिफरेंटली वैसा का वैसे ही रखा, और जो द ब्लैक स्मिथ था उसे हम लास्ट में ले गए एज अ सब्जेक्ट के तौर पे, तो ये हमारा सब्जेक्ट जो है वो बन गया ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट जो था यहाँ पे द इंट्रूडर वो बन गया हमारा क्या, सब्जेक्ट. ठीक है, तो यहां पर ये हमने कर दिया कौन सा वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, चेंज द वॉइस का. बस तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 21 का इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज का पेपर सॉल्यूशन कंप्लीट. होप सो कि जो भी सॉल्यूशन मैंने यहां पे करवाया वो आपको यहां समझ आ गया होगा. अब आप आराम से आपकी नोटबुक में इस पेपर को लिख सकते हैं. चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी जो वीडियो है इसे करते हैं कंप्लीट. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और हाँ, आपके कोई सुझाव है, आप कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा. चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. जय हिंद, वंदे मातरम.